आज हमारे साथ थिएटर ग्रुप है गूंज थिएटर यूएई से। ये यूएई में एक उर्दू लैंग्वेज थिएटर ग्रुप है और इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही से एक्टर्स डायरेक्टर शामिल। ये लोगों ने दुबई में वो कर लिया जो इंडिया और पाकिस्तान में करना नामुमकिन। आज का जो खेल है इसका दुरानिया तकरीबन 1.25 घंटा है और इसमें 10 मिनट का वक्फा होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अपने सेलफोन अपनी अपनी जेब से बटुए से निकालें, उनको बंद कर लें। किसी ना किसी का जरूर बचता है। प्लीज दोबारा चेक कर लें। फेसबुक चेक करने की जरूरत नहीं है, ईमेल ना देखें, एसएमएस ना करें, कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। आज का खेल बहुत मजेदार है। आइए देखते हैं मियां बीवी और वागा। जानते हैं? नहीं? मेरी आवाज तो पहचानते होंगे। हाँ, शायद मुझे कोई भी नहीं जानता, अगर कोई नहीं जानता था 1947 से पहले मैं वागा हूं। न जाने क्यों मेरा ख्याल जहन में आते ही लोगों की सोच में एक लंबी लकीर खिंच जाती है। मगर सोच तो सोच है, ये बदलती है तो सब बदल जाए। यहां कोई बदलाव नहीं, सब एक सा है। ये हवा की ताजगी, ये मिट्टी की खुशबू, ये आसमान का रंग, ये रिश्तों का एहसास, सब एक सा है, सब यकसा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, प्यार से, एहसास, खदूस। कराची वालों को मेरा आदाब और खुशामदीद। मेरा अंदाजा है कि आज की महफिल में आए हुए
ज्यादातर मर्द हजरात जिंदगी में एक बार दूल्हा जरूर बने होंगे। नहीं, आप कितनी बार दूल्हा बने इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मगर कहाँ और किन हालात में बने इसमें दिलचस्पी जरूर है। वो इसलिए कि मैं इंडिया से आता हूँ और ये शादी वाला हादसा मेरे साथ पाकिस्तान में पेश आया, यही कराची में। अब इस शादी के नतीजे में क्या क्या हुआ इसकी एक झलक आपको आगे मिल जाएगी। फिलहाल अर्ज कर दूं कि हम जिस शहर में हैं, कराची, नया शहर, नए लोग, बाकी सब कुछ बखैर खूबी गुजर गया। एक कमी रह गई, इंडिया से आपा ना आ सके। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे शादी में शरीक होने की, हर बहन की होती है, उनका दिल यही लगा होगा। मैं कल से कोशिश कर रहा था उन्हें एक खत लिख दूं, आज जरा फुर्सत मिली है, अगर आपकी इजाजत हो तो मुकम्मल कर लूं। पच्चीस दिसंबर, कराची, पाकिस्तान। प्यारी आपा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, यहाँ भी सब खैरियत। मैंने आपसे वादा किया था कि शादी के हंगामे से वक्त निकालकर खत लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई। आप लोगों की कमी बेहद महसूस हुई। काश आप लोगों का पासपोर्ट भी वक्त पर आ गया होता। खत के साथ शादी के चंद तस्वीर रवाना कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। आपा, शादी के दौरान बड़े मजे के हालात पैदा हुए। दुल्हन के घर वालों ने समझा था कि बारात सीधा बॉलीवुड से उनके घर में दाखिल हुई, और दूसरी तरफ हम समझे कि कराची की चमक दमक के बीच गाढ़ी उर्दू, अदबी निशस्त और फलसफियाना माहौल हो। मगर हुआ इन सबके बिल्कुल बरक्स। हम दुबई से होती हुई अपनी लंबी फ्लाइट के बाद जब यहाँ पहुंचे तो हीरो कम और पिटे हुए विलन ज्यादा लग रहे थे। और जब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो कराची वालों से कम और बिहारियों से ज्यादा सामना हुआ। ऊपर से बड़े अप्पू ने अपनी लाल पोसीदा डायरी निकाली और कराची में मुकीम दर्जनों दोस्त, रिश्तेदार और अहबाब को इकट्ठा कर लिया। देखते देखते दुल्हन का घर कराची का नाज़िमाबाद कम और बिहार का औरंगाबाद ज्यादा। एक तरफ सोफे में बैठे एक्सेंटेड अंग्रेजी बोलते डिफेंस वाले लोग, और दूसरी तरफ गाती बलखाती ठेठ बिहारी। मैं तो गुनगुना रहा था, दो तजादों का ज़मीन पर है मिलन आज की रात। आपा, सबसे मजे का मैदान तो छापे की साड़ी ने मारा। दुल्हन ने बड़े नाजों से सुर्ख गरारा सिलवाया, मगर अम्मी और अपिया एक तरफ पे हो गई। कहने लगी, नहीं, हमारे बिहार में तो दुल्हन निकाह के वक्त छापा ही पहनती है। और हुआ भी यही। बड़े अब्बू और बड़े सूरमा निकले। वहाँ इकट्ठा रिश्तेदारों में किसी ने अपने बिहारी अंदाज में पूछा, शौकत बाबू, कराची से बहू ले जा रहे हैं, रहेगी बिहार में? बड़े अब्बू ने भी दो टूक जवाब दिया, कोई बात नहीं, वो नहीं रहेगी बिहार में तो हम रह लेंगे कराची में। दिल्ली से रवाना होते वक्त जब अपनी पुरानी कुलीग आरती सिन्हा से मिला तो वो बड़े मजे से अपने यूपी वाले अंदाज में कहने लगी, हाँ यार, बड़ा मजा आता, मैं भी चलती। हम कराची की सड़कों पर नाचते और नारा लगाते कि दुश्मन की बेटी को ले जा रहे हैं। वैसे आपा, ईमानदारी की बात तो ये कि हमें लगा ही नहीं हम किसी और मुल्क में हैं। वही लोग, वही रहन सहन, वही खाना। हाँ, बहाना जरूर मुख्तलिफ है, और खास कर लेट लतीफी से मुताल्लिक। हमें जो बारात का वक्त बताया गया था, हम ठीक उस वक्त पर वहां हाजिर हो गए। पता लगा तब तो वहां कुर्सियां भी नहीं लगी। बस आपा ये समझे, आपके दूल्हे मियां को छुपकर एक कमरे में मेहमानों के आने का इंतजार करना। आपा, कराची में लोग दावतें भी मुकाबले की तरह बांटते हैं।
यानी अगर आप डिनर पे कहीं मगरू है तो कोई बात नहीं, हमारे घर लंच पे आ जाइए। और अगर लंच भी बुक हो तो बाकायदा नाश्ते पर ले जाते हैं। भाई मेजबानी हो तो ऐसी, और अगर ससुराल हो तो फिर बात ही क्या है। मगर यहाँ लोगों को एक सख्त हिदायत दी गई, खबरदार मेहमान हिंदुस्तान से आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं। अब भला बताएं, पॉलिटिकल डिस्कशंस ना हो तो बातें करने को बचा क्या। वो कजन जो छुट्टियां लेना चाह रहे थे उनकी जुबान पे ताला लग गया। मगर खाने के बाद जब कश्मीरी चाय सर्व हुई अब एक कजन से रहा न गया, कहने लगा लो यार कश्मीर तो मिला नहीं, कश्मीरी चाय यही कुछ वाकया निकाह के बाद वाली दुआ में पेश आए। मुफ्ती साहब को भी हिदायत दी गई थी कि कश्मीर की आज़ादी की दुआ नहीं मांगते। अब यहाँ के मुफ्ती हजरात की आदत में शामिल है फलस्तीन के साथ कश्मीर को आज़ाद करना। हमारे मुफ्ती साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान पर काबू पाया। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने दिल ही दिल में दुआ पढ़ ली होगी और वहाँ मौजूद मुकामी हजरात ने दिल ही दिल में आमीन भी कहते हैं। बहरहाल मैं तो बकौल आरती सिन्हा के दुश्मन की बेटी को ले आया हूँ और इंशाल्लाह आपसे जल्द जरूर मिल पाऊंगा। अच्छा आप इजाजत दें, एक और डिनर का वक्त हो चला है और मैं कराची वालों की तरह लेट नहीं होना चाहता। आपकी दुआओं का तालिब आपका भाई। लहजे में इतनी खुशी, अल्फाज में इतनी मिठास, और हो भी क्यों। जब कहीं दूर बैठे अपने को खुशी में शरीक करने के लिए तहरीर का सहारा लिया जाता है तो मोहब्बत खुद ब खुद अल्फाज में झलकने लगती है। लफ्ज खुशी बन जाते हैं और हम सब के लिए देते हैं। इतना मुश्किल है दुल्हन बनना, खासतौर पे बिहारी दुल्हन। रस्में हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू। वैसे आपको पता है बिहारी दुल्हन और कुर्बानी के बकरे में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों के हाथ पांव नाक कान सब चेक किए जाते हैं और अगर आप खुदा ना खास्ता दुल्हन हुए आपके जेवर और कपड़े भी। खैर कराची वाली हूँ, मैदान छोड़ के तो नहीं भागूंगी। इस सब भागदौड़ में बस अम्मी से बात नहीं हो पाती। बेचारी परेशान होंगी उनकी वो बेटी जिसने कभी कराची से बाहर कदम नहीं रखा, किस तरह एक अनजान मुल्क में अनजान शहर में गुजारा कर रही होगी। आज मौका मिला है, जल्दी से खत लिख देती हूँ। 12 जनवरी, पटना, बिहार। मेरी प्यारी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। घर में सब लोग कैसे हैं? अब तो शादी की थकन भी आहिस्ता आहिस्ता उतर गई होगी और बचे कुचे मेहमान भी चले गए होंगे। जी हाँ, वही रिश्तेदार नुमा मखलूक जो शादी के मजे भी लेते हैं और बगैर लिहाज के तबसरे भी करते हैं। इससे पहले आपको मेरी बातों पर गुस्सा आने लगे, मैं जल्दी से अपनी खैरियत बता दूं।
मुझे इल्म है कि आप मेरे लिए फिक्रमंद होंगी अम्मी, लिहाजा मौका मिलते ही सबसे पहले तफसीली खत भेज रही हूँ। यहाँ सब ठीक है अम्मी, सब लोग अपनी पाकिस्तानी बहू का खूब ख्याल करते हैं, और वैसे भी बकौल हमारी पड़ोसन रशीदा खाला के ससुराल किसी दुश्मन मुल्क से कम नहीं होता, और यहाँ दुश्मन मुल्क ही ससुराल है। खाला को बता दीजिएगा कि मैंने उनकी लाज रख ली है और फतह का झंडा गाड़ दिया है। वैसे अम्मी, एक बार भी मुझे नहीं लगा कि मैं दूसरे मुल्क में हूँ। सब कुछ वैसा ही तो है, वैसे ही लोग और वैसी ही हरकतें। फर्क तो बस ये है कि यहाँ के लोग बहुत सादा हैं, इतने सादा कि कभी रश्क आता है और कभी इख्तिलाज होने लगता है। मजे की बात ये है कि सादगी कब कंजूसी में बदल जाए पता ही नहीं चलता। हद तो ये है कि दुल्हन को लिफाफे की जगह सिर्फ दुआएं मिल रही हैं। मेरा बटवा तो वैसे ही खाली है अम्मी। खैर, आजकल बड़े मजे के लोगों से मिल रही हूँ। लगता है पूरा शहर देखने आया है पाकिस्तानी दुल्हन दिखने में कैसी होती है। कुछ खवातीन ने तो बाकायदा मेरी सास से पूछा, बहू से किस जबान में बात करती हो? जी नहीं, मैं कराची से थोड़ी अफ्रीका के जंगल से आई थी। अक्सर लोग तो बहुत ही अजीब व गरीब सवाल करते हैं अम्मी। एक अंकल तो बहुत मजूसे थे, मुझसे मौसूफ कहने लगे, दुल्हन सुना है पाकिस्तान में बहुत खतरा है, वहाँ हर तरफ खुदकश बमबार जैकेट्स पहन के घूमते हैं। अम्मी बड़ा गुस्सा आया, दिल चाह कह दूं, जी अंकल जहेज में 2 जैकेट्स मिली हैं। ये सब छोड़िए, यहाँ तो बस एक ही मसला है अम्मी, यहाँ सब सब्जियां बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ तो सब्जी साइड डिश होती है ना, यहाँ तो सब कुछ यही घास फूस है। कभी लौकी, कभी भिंडी, कभी बैगन, और एक क्या नाम है नई सब्जी का, खटमल जैसा तो नाम है, खट्टल। मैं तो बोटी का इंतजार करती रह जाती हूँ और दस्तरखान ही उठ जाता है। कराची वाली हूँ, मैंने भी एक जुगाड़ निकाल लिया है। पालक पनीर को निहारी और मटर के चावल को बिरयानी समझ के उड़ा देती हूँ। मगर आपके हाथ के पाए और कोरमे बहुत याद आते हैं अम्मी। भाई जल्दी करो, लड्डू चच्चा इंतजार कर रहे हैं। उस लड्डू चच्चा से मैं बड़ी तब आई बाबा आई। अच्छा अम्मी अब चलती हूँ, लगता है फिर कुछ मेहमान आ गए हैं। पर्स ले जाने का तो फायदा नहीं, फ्री वाली दुआएं मिलेंगी। जल्दी फोन करूंगी, घर में सबको सलाम करिएगा। आपकी बेटी आमना आई बाबा आई सब। बोलते जाओ, लिखते जाओ, लब खोलते जाओ, लिखते जाओ, मगर कभी चुप भी रहना पड़ेगा किसी और को सुनने के लिए। कलम को रोकना पड़ेगा किसी और को पढ़ने के लिए। ये रुक जाना, चुप रहना भी तो तकद्दुस है। कोई नाला हो उसे मनाना भी तो तकद्दुस है। मैं चुप हूं, रुका हूं, सुन रहा हूं। आओ मुझे सुनाओ, मुझसे तकरार करो, जो भी दिल में है उसका इजहार करो। जो भी दिल में है बेगम कहाँ हो? एक कप चाय मिल जाती है इस घर में।
लगता है आज बाजार की शामत आई है। चलो घर में सुकून हुआ, सुकून नहीं हुआ। मेरे लिए खत, प्यारे मेरे प्यारे पति देव, पति देव, इतनी इज्जत वो भी हिंदी में। मेरे प्यारे पति देव, मेरा खत देखकर ज्यादा खुश ना हो, मैं कहीं नहीं गई बल्कि साथ वाले कमरे में गुस्से से भरी बैठी हूँ। अरे शुक्र करो कि मैं ट्रम्प की बेटी नहीं, वरना अब तक तुम पर मदर ऑफ ऑल बम गिरवा ही चुकी होती। ये बम और ये बमबारी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, अब इतने नन्हे काके वाली शक्ल ना बनाओ। क्या ये जुल्म नहीं कि पहली बार अपनी नई नवेली इतनी हसीन पाकिस्तानी दुल्हन को अपने मुल्क ले जाओ और उसका ये हशर करो? मामला संगीन मालूम होता है। पता तो लगे बेगम को कौन सा एपिसोड याद आ गया। कितने अरमानों से मैंने एक हिंदुस्तानी से शादी की थी। वही तो, हिंदुस्तानी से की थी, किसी अंबानी या अडानी से तो नहीं। सोचा था चलो अब कराची की चिक चिक वाली जिंदगी से निजात मिलेगी, बड़े मजे से बॉलीवुड वाली जिंदगी गुजारूंगी, शाहरुख खान और गौरी टाइप। फिर से बॉलीवुड और फिर से शाहरुख खान। अब इनके यहाँ पठानों की कमी है जो एक फिल्मी पठान ढूंढ लिया है। ऐसा जो ना सूरत से पठान है ना सबसे अच्छा तो कुरंगी की शकूर चाची का मैट्रिक फेल बेटा है। अरे क्या हुआ, काम चोर है, अरे क्या हुआ उसके पास नौकरी नहीं है, बीवी के नखरे तो उठाता है ना। नखरे उठाने की सलाहियत तो हो, वो भी कराची वालों के नखरे, जिसकी ना इब्तदा है और ना इंतहा। मुझे तो ये गुमान था कि पूरा इंडिया यशराज की फिल्मों जैसा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, तुम लोगों की हालत तो अपनी जैसी निकली। और देखें कितने 4-4 फिल्में। इतना फारिग वक्त था तो अपने कुछ ड्रामे देख लेती, कम से कम सोबर तो हो जाती मेरी तरह। मैं भी इतनी पागल कि जिहेज की सबसे महंगी लाल बनारसी साड़ी पहने वो साल के लिए निकल पड़ी। अरे अगर खाड़ी की डुप्लीकेट भी पहनती ना तो ना कैसे कम ना लगती। जैसे वही बॉलीवुड। अरे बाबा, मैं किसी कपूर खानदान का जानशीन तो हूँ नहीं, और इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई भी रंग पहने गुस्से में सुर्खी नजर आती है। चलो बता तो देते ना कि कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं, पता नहीं किस फटीचे ट्रेन में सीट बुक करा दी, और मैं मासूम खुशी में फिर से बनारसी साड़ी चढ़वा ली। एक तो बात बात पर सुख बनारसी साड़ी, उस गरीब शौहर का ख्याल करें जो भड़कीली बीवी के साथ शौहर कम और शोफा ज्यादा लगता है। वैसे भी हम शादी हॉल तो जा नहीं रहे थे, स्टेशन जा रहे थे। कुछ आइडिया तो देते ना कौन सी ट्रेन है। मैं बेवकूफ उसको पैलेस और मील समझ बैठी, और जब स्टेशन पहुंची तो देखा इतना महंगा सूटकेस जंजीर से बांधा हुआ है और दर्जन भर गर्ल रिटर्न बिहारियों के साथ मैं पटना जा रही हूँ। मैडम वेलकम टू बिहार। वैसे भी बिहार जाने वाली ट्रेन में बिहारी होंगे, कोई जॉर्ज क्लूनी या बिल गेट्स तो तुमने भी मेरे अरमानों पे ऐसी ओस डाली ना, खून के घूंट पी के रह गई हूँ। अब चलो जा तुम मेरे साथ पाकिस्तान। तुमको भी मैंने कोयटा जाने वाली तेजगाम ट्रेन में खानों के साथ ना घुमाया। हम भी लाल जोड़ा सिलवा लेंगे पठान भाई के साथ, और कुछ नहीं तो फ्री का अखरोट तो मिल ही जाएगा। मैं किस मुंह से फेसबुक पे तस्वीरें डालूंगी? सारे दोस्त रिश्तेदार ये समझ रहे हैं कि मैंने फिल्म स्टार्स के साथ सेल्फी बनवाई है। तुमने तो मेरी भिंडी करवा दी। अब समझ में आया ये सारा मामला फेसबुक का है। अब इन्हें कौन बताए, कौन समझाए कि ये फेसबुक नहीं फेक बुक है। यहाँ इंसान की अक्लमंदी से ज्यादा जानवरों की बेवकूफियां हिट्स होती हैं। पठान दिमाग है, समझाने का कोई फायदा नहीं, मैं ही कोई बिहारी जुगाड़ लगाता हूँ। अभी हाजिर होता हूँ। चाय पिला दो,
ये बहसो तकरार तो जिंदगी का हिस्सा है। उस जिंदगी का जो कभी कभार हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को बांटना पड़ता है, अपना कुछ बहुत ही कीमती किसी और के हवाले करना पड़ता है। फिर जब खुद को ही बांट लिया, अपना कुछ बहुत ही कीमती किसी और के हवाले कर दिया, तो फिर अना कैसी, रिश्तों में ये दीवार कैसी? मुझे ला खड़ा किया यहां, मैं सब देख रहा, सब समझ रहा। अगर नहीं समझ पाते तो चंद लोग आज एक अरसे बाद आमना की चिट्ठी आई। अरे वो भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे को अनगिनत चिट्ठियां लिखा करते थे। जवाब आने पर होने वाली बेइंतहा खुशी आज भी इस चिट्ठी से जुड़ी है। उम्मीद कमजोर पड़ गई थी कि अब शायद तुम्हारे दिल का हाल ना पढ़ सकूंगी, मगर तुम्हारी इस चिट्ठी ने मुझे और मेरी अम्मी दोनों को सहारा दिया। 25 दिसंबर 2010। मेरी प्यारी नुकू, तुम्हारा मुबारकबाद का कार्ड और खत दोनों ही मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना कि मैं चाह कर भी तुम्हारे खतूत का जवाब नहीं दे पाती। तुम्हारी बहुत याद आती है, मगर इतनी हंगामा परवर जिंदगी में जैसे सबसे साथ ही छूट गया हो। खैर, कल जो तुम्हारी डाक मिली तो बस रहा ना गया, दिल चाहा कि फौरन ही जवाब दे दूं, मगर अब कागज कलम लेकर बैठी तुम्हारी बातूनी दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना सही है और क्या नहीं। एक उलझन और बेचैनी सी है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, पॉलिटिकल करेक्टनेस, सेल्फ सेंसरशिप। मगर चलो आज इस खत में अपने दिल की भड़ास निकाल ही दी। और वैसे भी दोस्त से बढ़कर कौन गमगुसार होता है। तुम तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। हाँ, तो तुमने पूछा था ना कि शादी का पहला साल कैसे गुजरा? तो जनाब ऐसे ही गुजरा जैसे हर खुशगवार शादी का होता है। लेकिन हम नॉर्मल लोग थोड़ी हैं। हम तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हमारे दोस्त रिश्तेदार तमाशबीन, जिनको सिर्फ इस बात का इंतजार है किसने किसको क्लीन बोल्ड किया और किसने कब छक्का मारा। सबको हमारा घर क्रिकेट का मैदान लगता है, जहां से जीत है या हार। मेरी दूर की कजन बानो आपा ही को ले लो, तुम मिली हो ना उनसे? जी हाँ, वही जो जितना ज्यादा बोलती हैं उससे ज्यादा खाती हैं। जब शादी के बाद उनसे एक दावत में मुलाकात हुई तो उन्होंने आओ देखा न था, फौरन बोल पड़ी, क्या जरूरत थी इंडियन से शादी करने की? क्या पाकिस्तानी मर गए थे? मेरा दिल चाहा कि कह दूं आपकी बेटी को क्या जरूरत थी उस मोटे गंजे अमेरिकन से शादी करने की? क्या पाकिस्तानी मर गए थे? नहीं भाई, अमेरिकन से शादी करो तो स्टेटस सिंबल, और अगर किसी हिंदुस्तानी से करो तो सबको वजाहतें देते हो। कितनी ज्यादती की बात है ना। हम कभी उनका मजाक नहीं उड़ाते जो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ तक कि युगांडा में शादी करते हैं। मगर जहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात आई, सबकी अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री शुरू हो जाती है, इनको चीर देने वाली। और ये हिपोक्रेसी सिर्फ पाकिस्तानियों में नहीं,
माशाल्लाह मेरा हिंदुस्तानी ससुराल भी किसी से कम नहीं। पिछले हफ्ते की तो बात है, एक ससुराली खाला ने मुझसे कहा, बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ, अपनी जैसी लड़की हो तो बताओ, मगर पाकिस्तानी ना हो। पता नहीं लोग वहां से कैसे बहू ले आते हैं। मेरा तो खून ही खोल गया नूपुर। मेरा दिल चाहा कि कह दूं, खाला जी बिल्कुल वैसे ही लाते हैं जैसे आप वहां से लौंग के जोड़े लाती हैं। जी हाँ, ये वही खातून है जिनकी वार्डरोब पाकिस्तानी कपड़ों और किचन शाम मसालों के डब्बों से भरा है। और तो और मैडम सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे ही देखना पसंद करती है। डबल स्टैंडर्ड्स की भी कोई हद होती है। दिल बहुत दुखी होता है नूपुर। दिल चाहता है कि चीख चीख कर लोगों को बातें सुनाऊं, उनको उनके दोगलेपन का आईना दिखाऊं। अगर मेरे चीखने या चिल्लाने से किसी की सोच थोड़ी बदलेगी। लोग हमारी जिंदगी को वीर ज़ारा की फिल्म समझते हैं और समझते रहेंगे। उनको तो बस चस्के लेने का शौक है। शायद तुम ठीक ही कहती हो। जिस माशरे में जात पात की वजह से लोग एक दूसरे की जान ले लें, वहां सरहद पार का तालमेल कौन समझेगा। खत लिखती रहा कर, अच्छा लगता है। तुम्हारी आमना। जवाब में क्या लिखूं आमना? तुम, मैं और हमारी जैसी कितनी लड़कियों को इस तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ता है। देखने में तो हमारा सफर एक आंगन से दूसरे आंगन तक का ही है, मगर इस सफर में होने वाली बेशुमार कुर्बानियों को शायद ही कोई समझ पाए। जाते जाते इतना बताती जाऊं, मुझे बहुत याद आती है। और तुम मुझे जब भी याद आती हो, मैं तुम्हारा वही मनपसंद गाना सुनती हूँ। इसे सुनते हुए तुम रोते रोते हंसते भी। ऐसी ही रहना, बदलना मत। मधानिया मधानिया आए वे मेरे आनिया रबा कि न जनिया कि न ले जानिया आए वे मेरे
वो रंग देख रहे हैं, वो हरा और वो पीला। ये कितने खूबसूरत रंग है ना। ये सब होली के रंग हैं। और ये मेरे चेहरे पे जो खुशी का रंग देख रहे हैं आप, ये ईद का रंग है। हाँ, और ये मेरे लहजे में जो आप महसूस कर रहे हैं, ये आजादी का रंग है। हाँ। आजादी? क्या मैं कभी कैद था? नहीं, मैं तो आजाद हूं, आजाद हवा में उड़ता हुआ परिंदा। मैं तो शायद इंसान, शायद नहीं। आओ हम सब खुशियां मनाएं। मुझ पे होली का रंग डालो, मैं तुम पे डालूं। और मुझसे ईद मिलो, मैं तुमसे मिलूं। हम सब खुशियां मनाएं, हम सब मिलें। आओ हम सब मिलें, हम सब मिलें। 15 सितंबर दुबई यूएई। भाई मुकेश, उम्मीद है तुम्हारे मेरठ के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। बचपन में तुम्हारे साथ खेली हुई होली के रंग और दिवाली के पटाखों की गूंज आज मुझ पर इतनी हावी हुई कि मैंने सोचा तुम्हें अपनी इस साल की ईद की रुदात सुनाऊं। जी हाँ, ये कोई मामूली ईद नहीं थी। जरा दिल थाम कर पढ़ना, बिकॉज दिस वॉज एन ईद इन कराची। दास्तान सुनाने से पहले एक और दिलचस्प वाकया बताऊं। एक बार मैं जब अपनी मसरूफियत से तंग आकर अपने अब्बू के सामने बड़बड़ाने लगा तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ, जंजाल बेहतर या कंगाल बेहतर? मैंने कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, जी जंजाल ही बेहतर। मैं ये वाकया इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जिस जंजाल का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसे हम आम जुबान में ससुराल कहते हैं। भाई हुआ यूं कि इस साल ईद से चंद रोज कबल कराची से मेरे ससुर मोहतरम का फोन आया। उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा हो आप लोग ईद इस साल हमारे साथ कराची में मनाएं। पहले तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह करके इस मामले को यही दाखिल करना, मगर भला यूं न टली। उन्होंने यही पैगाम अब्बू को दे डाला। अब अब्बू को तो वैसे ही जंजाल पसंद है, मेरे ससुराल से आई हुई दावत कबूल कर ली और फिर बेगम साहिबा के साथ ऐसा गठबंधन किया जिसे पार्लियामेंट की मेजॉरिटी भी न तोड़ सके। मरता क्या न करता, हामी भर ली, मगर जहन पे वही बोझ सवार रहा। सुना है आए दिन बम फटते रहते हैं, दिन दहाड़े मोबाइल छीन लेते हैं, अगर आसानी से न दो तो गोली भी मार देते हैं। अब ऐसी खौफनाक खबरें सुनकर बंदा हिम्मत जुटाता भी तो कैसे। गोया प्रोग्राम को ताकीद करने में लगा। फिर सोचा, कराची वालों से ही तो सुना है, जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। अब ये भी कट जाएगी। बस ये समझो मुकेश कि नकचढ़े दामादों वाली एंट्री आखिरी रील में चांद रात पे मारी। ये समझकर
कि ईद की तैयारियां मुकम्मल हो गई होंगी, घर से बाहर कदम रखने की जरूरत ही नहीं पेश आई। जनाब मैं भूल गया था ये कराची वाले लोग हर काम आखिरी वक्त पे करते हैं, यानी भाभी की चूड़ियां, हाथों की मेहंदी, यहाँ तक की सवैयां भी नहीं आई थी। अब अगर मैं ये कहता कि मुझे बाहर जाने में डर लगता है तो उस दिन दामाद करार दिया था, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लिहाजा जितनी दुआएं याद थी सब पढ़ी और फैज साहब के बताए हुए रास्ते पर बाजार में बाबजोला चल पड़ा। बाजार की चमक दमक देखकर जरा घबराहट दूर हुई, मगर सुबह ईद की नमाज के वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे तो तशफ़ी कम हुई और परेशानी ज्यादा। ख्याल ये आया कि शुरफा के साथ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं शोहदा में शुमार ना हो जाए। सजदे में जाने का वक्त आया तो दाएं बाएं नजर दौड़ाई कि कोई फटने की ताक में हो। खैर खूबी जब घर में दाखिल हुआ तब ईद की खुशी दोबारा होगी। लोगों से गले ऐसे मिला जैसे नई जिंदगी मिली। बस ये समझो मुकेश कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और बिहारी लौटा तोहफे का बोरिया भर के। फिर मैंने सोचा मैं बेकार में इतनी दिलचस्प ईद गंवा रहा था लोगों की बातों में आकर। तुम भी अपने दिवाली की दास्तान जरूर लिख भेजना, इंतजार रहेगा। तुम्हारा कराची से बखैर खूबी वापस लौटा हुआ दोस्त।
इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं। जहेज से नहीं आया, तुम्हारे भतीजे घर से निकला है। देखो ना क्या है। अभी एक और चाय पी लेते हैं, या अल्लाह, फिर देखते हैं तुम्हारा एंट्री कलेक्शन। हम हाजिर होते हैं 10 मिनट के वक्फे के बाद। चैन पड़ गया तुम्हें? ये देखो कितने पुराने खत मिले ना मुझे। पता नहीं किसने किसको लिखे थे। किसी कोरा पड़ गया। पता नहीं किसकी याद थी, कहाँ चली गई। अच्छा ये जो ये देखो, ये तस्वीर किसी गांव का एकदम है। सबको पहचान लिया। ये कौन साहब है? ये कौन? अरे ये तो हमारे डाकिया बाबू हैं। डाकिया बाबू? बड़े दिलचस्प इंसान थे, पूरे मोहल्ले में घूमते रहते थे, हर घर की खबर रखते थे। अब कहाँ है? पता नहीं, अब तो एक अर्सा हो गया इनके साथ। अब तो इन्हीं एल्बम में बंद होकर रह गए। संभाल कर रखो, वरना टेक्नोलॉजी के शो में ये भी कहीं खोई ना जाए। We know all this. कितने गए? कितने चले गए? हर जगह पे हमें लगता लगते नहीं कर। कितने गए? सच? रुकियो रुकियो जरा। तो बिल्कुल कोई खत नहीं भेजा नास्ते। एक भी नहीं। मेम साहब, अब तुसी शायद अपनी धी नूं कोई खत लिखण आले सो। कोई नहीं। हाय रब्बा, आय आय। मैं जी तुहानू की दसां, मैं बड़ा ही परेशान हाँ। देखो मेरे झोले चो होली होली सारे खत गायब हो गए। कितने चले गए? मैनू तो समझ ही नहीं आता पिया। वो साढ़े दुबई वाले चौधरी साहब ने उन्होंने इन्निया महीनिया तो अपने प्यो नू एक भी खत नहीं लिखिया। एक भी खत नहीं लिखिया है कि प्यो होंदा जी। हुण शर्म दे नाल उन्हां दे घर ते बुलंदा ही ते ओ साडी सहारनपुर वाली अंजलि दी आए वही अजिता मोटा जा शौर दिल्ली गया सी नौकरी लभन। आहो ते नौकरी हो भी गई सी। ते पहला मनी आर्डर अपने हत्थां नाल मैं उन्हें लिजा के दिता सी। हाय किन्नी खुश हुई सी बेचारी, रोन लगी। ते मैनू 2 रुपया इनाम भी दिता ते नाले चाह भी पिलाई। पर उन तक को इन्निया महीनियां तो ना था एक भी मनी आर्डर नहीं आया। पता नहीं किंच भी गुजारा करती होगी बेचारी। लिखो साहब किंच का सामान ना आ गया है। उन लोगों को अपनी दी याद नहीं आती। तौबा जी तौबा, ऐ कयामत दे आसार ने। ये ते कलयुग। मैनू ना एक होर बड़ी अजीब जी गल पता चली है। वो साडा बाबू भाई है ना ते उदा बेटा पिंटू। ते पिंटू मैनू क्या कहंदा है, डाकिया चाचा हुण तुसी कोई होर काम लभ लो।
साडे खत ते पैगाम तुहाडे बगैर ही सानू मिल जांदे ने। इंज हो सकता है इस महल्ले का ढाकिया ते मैं मैनू तो कोई खत ते पैगाम नहीं देता पिया। झूठ पिया बोलता है पर फिर लोगों के खत ते पैगाम पहुंचते किस तरह पाए ने? कोई झील बोलतेगी आहो कोई झील होगी ना तेरे हवा जिसने पैगाम पहुंचाना सीख लेता है। हुंजी कि मैं बेकार हो गया। शायद है ही सच। अच्छा चलो मिट्टी पा बेगम साहब अब तुसी मैनू दसो कि तुसी इस हवा वाले जिन्नू भी मेरी तरह बख्शीश देते भी लोग ईद ते होली ते दिवाली उत्ते तोहफे देंदे ने। साची तुसी मैनू ये दसो कि की है हवा वाला जिन तुहाडे दुख दर्द में शामिल हो सकता है? की है रश्मि बेटे दे चेहरे की खुशी पढ़ सकता है जदों उन्होंने अपने मंगेतर का पहला खत मिलिया सी विलायत तो? की है लाहौर वाले फजल साहब दे अखा दे अथरू गिन सकता है जदों उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत की खबर का टेलीग्राम मिलिया सी? नहीं ना ओ पले मानसो मैं सिर्फ एक डाकिया नहीं सा, मैं तो तुहाडे महल्ले दी बख्ता मासी दा कलम भी सा। मैं उस बुढ़े चौकीदार रामू काका की जबान भी सा। मैं उस अनपढ़ बेवा रजिया दी खतो किताबत दा राजदार भी सा। पर खुद मैनू लगता है वाकई किसी को मेरी जरूरत नहीं ना तुझी हूं कोई खत पे लिखता है ते ना कोई खत पे भेजता है। चलो साहब मैं भी अज जाके इस वीरान जे पोस्ट ऑफिस विच अपना इस्तीफा दे आना। हाथ न लिख कर देवांगा चिट्टे सफेद कागज 3 साल की सर्विस मिली कागज थोड़ा जा गिला हो गया मेरे अथरू मेरा इस गुजरे हुए जमाने इसके बाहर थोड़ी जी खुशबू भी होगी तमाम यादा की खुशबू जो मैं तुहाडियां जिंदगियां विच शामिल होके हासिल की है। तुहाडे इस नए जमाने में मेरा सलाम रबर। तो बात लंबों तक है, सालों तक नहीं है, और
अभी मुस्कानों की नौबत सालों तक नहीं। अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं। अभी तो दर्द पैरों तक बालों तक। कहो तो लौट जाते हैं। चलो एक फैसला करने शजर की ओर जाते हैं। कहो तो लौट जाते। अभी तो बात लम्हों तक है सालों तक नहीं। कहो लौट जाते हैं। अभी मुस्कानों की नौबत भी नालों तक नहीं। कहो लौट जाते हैं। अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं। कहो लौट जाते हैं। अभी तो दर्द पैरों तक है बालों तक नहीं। कहो लौट जाते हैं। चलो एक फैसला करने शजर की ओर जाते हैं। तो लौट जाते हैं। तो लौट जाते हैं। तो लौट जाते हैं। अरे चंदन, कहाँ मर गया है? मुझे रचना की कोठी जाना है। चल पालना निकाल। अरे रजिया की खत कहाँ है? किसने मेरे सामान को छुआ? पता नहीं कौन मेरी अलमारी खोलता है। अरे बहू, कहाँ है मेरी पोती साहिबा? कल से कह रही हूँ कि मेरे खत लिख दे, लखनऊ भेजना। आज मेरी दादी की 5वीं बरसी है और आज मैं उनके शहर लखनऊ में मौजूद हूँ। वो शहर जो हमेशा उनके दिल में बसा रहा, आज मेरी आंखों के सामने है। मुझे लग रहा है कि वो मेरा हाथ थामे इन्हीं गलियों में, एक एक कोने में, एक एक कूचे में ले जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर मैंने अपने बाबा जान को खत लिखा। सुनेंगे आप? 15 मार्च, लखनऊ। प्यारे बाबा जान, बिलाखिर आज का पूरा दिन मैंने लखनऊ में गुजारा। किस्मत देखिए, लखनऊ जाने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए दादी माँ दुनिया फानी से चली गई और आज मैं उनकी जगह इन्हीं गलियों में घूम रही हूँ जहाँ कभी उनकी पालकी घुमा करती थी। बाबा जान, इस शहर से ताल्लुक तो मेरा बचपन ही से हो गया था। ये शहर कभी मेरे लिए अजनबी नहीं था। छोटी उम्र से जब से मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखी, तब से अपनी मैं गैर तालीम याफ्ता दादी का कलम बन गई। और कितने खत लिखवाएंगी? और ये खत नहीं, पूरा अखबार है। ये तक लिखवा दिए कि आपके बाथरूम का नल का खराब। अरे बेटा, बस 4 खत और बस। अभी 4 और बाकी हैं। 10 तो मैं लिख चुकी हूँ। अरे चुप करके खत लिख। वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास, बाकी रखा है सबसे। वही बच्चों वाली टॉफी होगी, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। ये इतने सारे खत क्यों लिखवाती हैं आप? अपनी माँ जैसी आदत है तेरी भी, हर चीज पर बातें सुनाना। चल चुप करके खत लिख, ज्यादा बातें ना बना। अच्छा बोले आगे। हाँ, अगला खत दफ्तर को लिख।
प्यारे सफदर, कैसा है तू? और जब वो दर्जन भर खतूत पोस्ट ऑफिस जाते, उसी दिन से उनके जवाब का इंतजार शुरू हो जाता। और जब वो मुबारक घड़ी आती, उनकी खुशी देखने वाली होती। अरे दादी, खुशखबरी, आपकी डाक आई है। अच्छा, चल मेरी बच्ची, अब जल्दी से पढ़ दे। अभी नहीं, अभी मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, बाद में दादी। अरे बस 5 मिनट, चल मेरी बच्ची पढ़ दे। मुझे पता है इस खत में क्या लिखा होगा। या सब ठीक है, तुम कब आओगी? अच्छा अच्छा, चल बिस्मिल्लाह कर। वो एक ही खत को कई बार पढ़वाती, इतना पढ़वाती कि मुझे याद हो जाते, उनका दिल नहीं भरता। फिर वो बड़े एहतियात से एक एक खत को गुलाबी लिफाफे में पैक करते रहते। इतने एहतियात से कभी इन्होंने अपने जेवर और पैसे भी नहीं रखे थे। आज वो सारे किरदार उन खतूत की मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। बाबा जान, जब मैं उस गली में दाखिल हुई ना जहाँ दादी माँ का महका था, मुझे उनकी बहुत याद आई। दादी माँ को अपनी सहेलियों से बहुत मोहब्बत थी। वो उनको बहुत खत लिखवाती थी, उनके जवाब का इंतजार करती थी। मेरा दिल चाहा कि इस गली के एक एक दरवाजे पे दस्तक दूं और पूछूं, क्या रचना याद रहती है? रजिया के शौहर की तबीयत कैसी है? क्या अभी भी वो डोंगी यतीम के पास जाती है? और कुलसूम के क्या बच्चे उसको अपने साथ विलायत ले गए? या अभी भी वो टूटी फूटी हवेली में अकेली रहती है? बाबा जान, दादी माँ आप लोगों के साथ कराची तो आ गई, तो उनके दिल का एक टुकड़ा इन्हीं गलियों में कहीं खो गया था। बचपन में वो जब हमारे साथ सोती थी ना, तो मेरी आंख अक्सर उनके बुड़बुड़ाने से खुल जाती थी। वो किसी चंदन को याद करती थी। अरे चंदन, पालकी का पर्दा फट गया है, सिलवाया क्यों नहीं? मेरी फिर फटती कराएगा क्या? अरे मुए चंदन, घोड़े की तरह क्यों दौड़ रहा है? किसी दिन फिसल गई तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। चंदन बाबू के बेटे से मुलाकात हुई बाबा। बड़े इतरा के कह रहे थे, उनके बाबूजी दादिम्मा के चहीते मुलाजिम थे। होते भी क्यों ना, वो उनकी पालकी जो उठाया करते थे। जब भी बाबा, आपको याद है, वो हमेशा हमारे कराची के ड्राइवर को चंदन कहती थी। और हाँ, हमारी गाड़ी हमेशा उनके लिए मोटर वाली पालकी ही रही। अरे चंदन, चाय पी ली? चल बाजार चल, मुझे दुपट्टे की बेल लेनी है। दादी, मैं अकरम हूँ, चंदन नहीं। चल मुए, नाम बदलने से काम थोड़ी बदलता है। मुझे मगरिब से पहले घर आना है। दादी, इसको गाड़ी कहते हैं, पालकी में कभी मोटर लग सकती है भला? चंदन बाबू का इंतकाल हो गया बाबा। सुना है उन्होंने उस दिन से लखनऊ का रुख छोड़ दिया था, जिस दिन दादा अब्बू हवेली में ताला लगा के कराची की तरफ चल पड़े थे। क्या दस्तूर है ना जमाने का, एक घर आबाद होता है और दूसरा सुनसान। आज मुझे अंदाजा हुआ क्या राहत है इन टूटी फूटी पतली गलियों में, जो कराची की आसाइश भरी जिंदगी कभी दादिमा को वो सुख ना दे सकी। मुझे यकीन है आज दादिमा मुझे यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही होंगी। उनकी जिंदगी से भरे कह गए मेरे कानों में जैसे गूंज रहे हैं। हाँ हाँ, खूब मजे कर। मुझे तो कराची में दफना दिया, खुद अकेले अकेले घूमा जा रहा है। अरे सबसे अच्छे से मिलियो, मेरी नाक न कटवा दे। और हाँ, गली के कोने वाले हलवाई के समोसे जरूर खाना, बदबख्त बहुत अच्छे बनाता है। दादिमा, आपका शहर बहुत अच्छा है, आपके खत वाले रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं। वो आपको इतना ही याद करते हैं जितना आप उनको याद करती थी। उन्होंने भी आपके खत इतने ही संभाल के रखे हैं जितने आप संभाल के रखती थी। और हाँ, रामू हलवाई के समोसे भी बहुत अच्छे थे, खास तौर पे उसकी चटनी।
आपके खतों की राजदार आपकी पोती। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे कभी हम खूबसूरत थे। ये वक्त गुजर तो नहीं गया। हाँ शायद गुजर गया। तभी तो एहसास ने मुझे आज झंझोड़ा है। हमें एहसास हमेशा वक्त गुजरने के बाद ही क्यों होता है? ये वक्त गुजर जाता है मगर अपना नक्श छोड़ जाता है। हम अपने गुजरे हुए वक्त को कभी कभार खोजते हैं, टटोलते हैं कि कहीं हमें अपने किसी प्यारे की कोई खूबसूरत याद ही मिल जाए। और इस खोज में हम बहुत कुछ पा भी लेते हैं। ये घड़ी की टिक टिक तो सदियों से मुसाफत में है। न जाने कितने सुहाने दौर इसने तारीख में बदल दिए। कुछ नक्श बन गए मेरी तरह ही, कुछ यादों में ढल गए खतूत की तरह, कुछ यादों में ढल गए। हेलो 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 जी आफ्ताब भाई, सब खैरियत? बहुत बुरी खबर है। एहतशाम हेलो, सुन रहे हो? सितंबर 2008 दरभंगा बिहार। प्यारी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वो हल्के जाड़ों की एक रात थी जब आपके मौत की खबर आई। आफ्ताब भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा है एहतशाम बहुत बुरी खबर है। मैं फौरन समझ गया कि आपका साया हमारे सर से हमेशा के लिए उठ गया। इसलिए नहीं कि आप चंद दिनों से बीमार थी, बल्कि इसलिए कि एक रोज कब्ल वो हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जब आपको फोन किया तो आपने नहीं अंदाज में, आवाज में
सलाम का जवाब तो दिया, मगर फिर फोन फौरन अब्बू के हवाले कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आप हमेशा मुझसे खूब सारी बातें करती थी, तब तक जब तक मेरा दिल न भर जाता या मेरे फोन का क्रेडिट न खत्म हो जाता। मगर उस रोज ऐसा लगा कि आप कह रही हो कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, तुम अपने अब्बू का ख्याल रखना। मुझे आपकी ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगी, इसलिए कि मैं आपका मिजाज बचपन से समझता था। आप हमेशा अपनी परेशानी बताने से गुरेज करती थी। मैं जब बहुत छोटा था और हॉस्टल जाने के लिए तैयार होता था, तो आप अपनी अनोखी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा सामान पैक करती। बड़ी मेहनत से मेरे पसंद का केक बनाती, फिर स्टेशन छोड़ने आती, अपनी तरफ से अलग से पॉकेट मनी भी देती। कुल मिलाकर ऐसे हंसी खुशी रवाना करती जैसे बिल्कुल मुतमईन हो। वो तो मुझे बाद में पता चलता था कि आप मेरे जाने के बाद बहुत रोती। लेकिन जब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आपसे कहते हैं कि अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर क्यों भेज दिया, तो आप बड़ी हिम्मत से जवाब देती कि नहीं, ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। अम्मी, आपको घूमने का कितना शौक था। ऐसा लगता था कि आपको सोते से ही जगा दो तो आप सफर के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे। आपका एक सूटकेस भी हमेशा सफर के लिए तैयार रहता था। मुझे आपके साथ घूमने का बहुत कम वक्त मिला, मगर जो चंद सफर साथ गुजारे वो बड़े यादगार रहे। आपको ट्रेन में नींद बिल्कुल नहीं आती थी। लंबे से लंबा सफर आप सारा दिन बैठ कर गुजार देती, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे बाहर का सारा नजारा देखना होता है। और रात को हम बहन भाई जब ऊपर की बर्थ पर सोने को बेचैन होते, तो आप हमें इसलिए रोके रखती ताकि अगले स्टेशन पे खुद की चाय का इंतजाम हो सके। फिर कहती, अब क्यों सो रहे हो, इलाहाबाद स्टेशन आने वाला है, अमरूद बहुत अच्छे मिलते हैं। और जब हम अमरूद नोश फरमा चुके होते तो एक आखिरी फरमाइश होती, बस बस कानपुर स्टेशन पे कोल्हापुरी चप्पल बहुत अच्छी मिलती है, छोटी बाजी के लिए लेनी है। गोया सफर का सफर, तफरीह की तफरीह और साथ में खरीदारी भी। और इन सब के बाद जब सुबह आंख खुलती तो आपका नाशदान हमारा इंतजार कर रहा होता। अम्मी, आपके जाने के बाद पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला, मगर आपके साथ वाला सफर कभी नसीब न हुआ। और अब ये ख्याल सताता है कि जब मैं इस काबिल हुआ कि आपको पूरी दुनिया घुमा सकता और आपकी खिदमत कर सकता, तो आप हमारे बीच नहीं रही। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ, तू चल बसी। आपका बहुत ही प्यारा मुन्ना। कोई सीने से लगा लो
Becoming a U.S. citizen or permanent resident? Ex-documentation officer of immigration. इमिग्रेशन के फैसले सोच समझ कर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करता। वहाँ कितनी सर्दी होती है, बर्दाश्त नहीं। खुशकिस्मत हो भाई, ग्रीन कार्ड लॉटरी में निकला है। बहन का बेटा भी तो वही है, सालों सालों पर आ ही जाता है। हालात देखकर तो सही फैसला है। अरे वहाँ करोगे क्या? पिज्जा डिलीवरी या फिर टैक्सी चलाओगे? गलत फैसला लग रहा है, सब कुछ तो तुम्हारा यही है। पूरे माँ बाप को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं पासपोर्ट के चक्कर में। 16 अगस्त 2016। प्यारे एहतिशाम, ईद मुबारक। इस साल भी हम ईद के दिन एक साथ नहीं हैं। जब से हम कनाडा शिफ्ट हुए हैं, हर साल त्योहार आकर गुजर भी जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता। वैसे भी तुमको कब यहाँ ईद मनाने की चाह हुई है? तुमने तो हमेशा यही कहा, परदेश में कैसे ईद, और शायद सच भी यही है। आज की सुबह भी आम सुबह थी। मैंने वही सादी चाय पी और घर लॉक करके निकल पड़ी। किचन भी बेरौनक था और मेरा लिबास भी। अब मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कंप्यूटर के सामने, मगर दिल नाज़माबाद के उस मकान में अटका है जहाँ अब्बा अम्मा घर वालों के साथ खुशियां मना रहे होंगे। कितनी रौनक होगी ना वहाँ। अब तो ये सब एक ख्वाब बन के रह गए। आज तो घर फोन करने की भी हिम्मत नहीं हुई। अब तो अम्मा मेरी आवाज में छुपे सन्नाटे को पहचान लेती हैं। अब तो ये भी नहीं कहा जाता कि सब ठीक है। पता नहीं क्यों एहतिशाम, आज मुझे वो दिन शिद्दत से याद आ रहा है जब हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था। हम दोनों कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं थे, मगर सब दोस्त रिश्तेदारों ने डरा दिया कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी पासपोर्ट हमको कहीं भी सुकून से जीने नहीं देंगे। हम भी शायद इसी खौफ की लपेट में आ गए। हमें लगने लगा इमिग्रेशन ही हमारे सारे मसाइल का हल है। मुझे एकदम अपने मुल्क के लोग चोर और अपना शहर लुटेरा लगने लगा। मगर सच बताऊं, ये बात समझने में हमको बहुत वक्त लगा कि इमिग्रेशन हमारे सारे दुखों का हल नहीं। दिल में बसी बेचैनी और उदासी से कभी इतना दिल घबराता है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मुझे नाशुक्रा मत समझो एहतिशाम, अल्लाह ने यहाँ सब कुछ दिया है। इधर अपने मुल्क वाली हर रोज की झिकझिक नहीं, बिजली नहीं जाती, कानून की पासदारी है, तो कोई कमी जरूर है। घर से एक कॉल आ जाए कि वालिदैन की तबीयत खराब है, तो चाह के भी नहीं कुछ कर पाते सिवाय पैसे भेजने के।
यहाँ बेहतरीन अस्पताल और डॉक्टर्स तो हैं, मगर खैरियत पूछने वाला कोई नहीं, दवा देने वाला तो दूर की बात, पानी मिलाने वाला कोई नहीं। दिल घबराए तो यहाँ किसी के यहाँ मुंह उठा के जा भी नहीं सकते। त्योहारों पर अगर ओपन हाउस की दावत आए तो ठीक, ना पूरे साल के लिए हाउस ही क्लोज हो जाता है। अपने पड़ोस और आसपास नजर डालूं तो ऐसे न जाने कितने हजारों देसी बच्चे नजर आते हैं जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं। कि हम भी इनकी तरह हो जाएंगे? नहीं एहतिशाम, मुझे ऐसा कल नहीं चाहिए जिसमें हमारा कोई अफ्स, कोई तशख्खुस ना हो। मुझे पता है इस बात का एतराफ कभी हम एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे, मगर सच तो यही है ना कि ऐसी मंजिल की ख्वाहिश ना तुम्हारी थी और ना मेरी। फिर पता नहीं क्यों कैसे हम इस दौराहे पे खड़े। जन्नत की तलाश थी, पुलसरात पे खड़े। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। यहाँ बहुत तन्हाई है। तुम्हारी आमना। मुट्ठी से रेत निकले, सराहट तो होती है, मगर मुट्ठी कब खाली हुई इसका पता तभी चलता है जब हम उसे खोल कर देखते हैं। आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी बांधे एक ही सिमट में न जाने कितनी दूर निकल जाते हैं कि एहसास ही नहीं होता किस किस को क्या क्या पीछे छोड़ा। इस मट्टी की दूरी ने न जाने ऐसी कितनी तहरीरों को जन्म दिया है जिनमें दिल के दर्द और आंखों की नमी को मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। हिम्मत अब नहीं मुझ में, टूटा अब कि टूटा अब। वो माजी ख्वाब लगता है कि तुम थे जब, कि मैं था जब। ढूंढोगे न पाओगे मोहब्बत तक, रफ़ाकत तक, मोहब्बत तक, रफ़ाकत तक।
आज बहुत सालों बाद मैं तुम्हारे पास आई हूं। कुछ भी तो नहीं बदला, वही शोर, वही हंगामा, कहीं बिला वजह ताली बजाने का शोर, कहीं बेवजह पांव पटकने का हंगामा। कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसा है। नहीं, बदला जरूर है। शायद मेरे देखने का नजरिया, मेरे प्यारे वागा, पता नहीं तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बहुत सालों पहले मैं भी यहाँ एक शोर मचाती हुई तमाशबीन होती थी, जो इस बात का मुकाबला करती किसका परचम कितना ऊंचा है और किसने कितनी जोर से जमीन में पांव मारा। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम लाहौर आते ना, तो मेरे मामू एक बार तुम्हारे पास जरूर लेके आते थे। अम्मी बहुत घबराती थी कि भीड़ में बच्चे कहीं खो ना जाएं, मगर मामू का मानना था कि वागा की परेड नहीं देखेंगे तो वतन से मोहब्बत कैसे जागेगी। मेरे नाना ये बात सुन के बहुत हंसते और कहते, वतन से मोहब्बत जमीन पे पांव मारने से नहीं, अच्छे काम और अच्छे नियत से जाती है। और बच्चे हम इधर इस बहस से बेखबर तुम्हारे पास खुशी खुशी आते। सच्ची बताऊं, मजा भी बहुत आता था। फिर बचपन की हसीन यादों ने एक नया मोड़ लिया जब कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक इंडियन अफसर कर्नल विजय से हुई। वागा उससे एक बड़ी अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह सन 71 के मैदानी जंग में उसकी गोद में एक पाकिस्तानी अफसर ने अपना दम तोड़ दिया। उस पाकिस्तानी अफसर के मुंह पे मरते वक्त बस दो ही अल्फाज थे, अल्लाह, अम्मी। पता नहीं क्यों उस इंडियन अफसर ने उसकी तस्वीर अपने हाथों से की और उसका बटवा यूनिफॉर्म अपने पास अमानतन रख लिया। और जब वो रिटायर हुआ ना, तो वो सारा सामान लेके अपने पाकिस्तानी अफसर के घर वालों को ढूंढा। और तुमको पता है वागा, वो तुम्हारे ही रास्ते पार करके पाकिस्तान आया, उसके घर वालों को उसका बटवा और यूनिफॉर्म पहुंचाने। बूढ़ी माँ को तो जैसे चैन आ गया था, वो तो अभी तक अपने बेटे का इंतजार कर रही थी वागा। फिर मैंने जाना तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम तो बस एक आईना हो, जैसे होगे वही नजर आएगा। तुम तो बस एक लकीर हो, मानो तो जुदा करने वाली और समझो तो मिलाने वाली। लिहाजा आज मैं फिर तुम्हारे पास आई हूं, इस बंदरबाजी का तमाशा देखने नहीं, इस चंद जमीन का शुक्रिया अदा करने, तो फासले को अपने अंदर समो लेती है। हमेशा ऐसे ही रहना तुम्हारी तमाशबीन। वाह वागा साहब, वाह, बहुत खूब। आपका यूं हमारे दरमियान तशरीफ लाना किसी दिलकश फरेब से कम नहीं। यूं लग रहा आप आईना भी दिखा रहे हैं और हम कलाम भी। हमें तो ये भी लगा कि आप हमारी जिंदगी के उन हालात पर रोशनी डाल रहे हैं जिसे या तो हम भुला बैठे हैं या नजरअंदाज कर बैठे हैं। मगर अफसोस, पसंद है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते,
कि आंखें जागती हों, आदमी की रूह सो जाए। मामला आपके इस रूह का नहीं बल्कि उस वजूद का है जिसका मैं सख्त मुखालिफ हूँ। आप हमारे दरमियान किसी भी रूप में तशरीफ ले आए, ना हमारा नजरिया बदलने वाला है ना हमारे हालात, बल्कि मैं उस ख्याल का मुखालिफ हूँ जिसके तहत आपको कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी का मरकज बना दिया जाता है। कभी आप मिठाई के डब्बों में कैद होकर रह जाते हैं और कभी जंगो जदल के अलमबरदार बन जाते हैं। जब आप खुशियां बिखेर रहे होते हैं तो जहन में बेयकीनी आया होती है, और जब दुश्मनी निभा रहे होते हैं तो यूं लगता है बहुत जल्द दोस्ती के शादियाने बनने वाले हैं। जब आपकी शख्सियत में इतना तजाद है तो आप हमारे जहन की कशमकश कैसे दूर कर सकते हैं? वादा साहब, सर सिरिल रैडक्लिफ ने आपके ऊपर एक लकीर क्या खींच दी, आप पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और आपकी मौजूदगी से ये बात समझ में नहीं आई कि आप इसमें खुशी मना रहे थे या मातम। आपको देखकर एक बहुत ही मामूल शेर याद पड़ता है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। इसलिए मैं आपका फैसला भी अहले दानिश पे छोड़ता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा आपसे कभी सामना ना हो। किसका एतबार करूं, कहां ढूंढूं खुद को? कदमों को जमीन पर पटकने से निकलने वाली आवाज मेरी पहचान है या बिगल से निकलने वाला सुर मेरी पहचान? मुझसे रंज रखने वालों, आओ आओ तुम्हें अपने अंदर दफन हजारों मोहब्बतों की दास्तानें सुनाऊं। मुझसे मोहब्बत के दावेदारों, रंजिशों के किस्से भी सुन लो मुझसे। अपने वजूद के इर्तिका से लेकर आज तक के इस लंबे दौर में न जाने कितनी कहानियों को मैं खुद में जज्ब कर चुका हूं। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो इन खतूत को। इस हर खत के, हर तहरीर के, हर लफ्ज में चाहत, मोहब्बत और एहसास का वो अक्स नजर आएगा जिसको हम आज के दौर की तेजी और जिद्दत में भुला बैठे हैं, मिटा बैठे हैं, मिटा बैठे। वो वेला हुण भुल बैठी है, ओ वेला हुण भुल बैठे हैं। हुसैन हमीद ते मोहित लालच कठियां खेडा पाने सन, मंदिर मसीती जोशी लबदा रल मिल के खा जाते सन। मजहब जिन्स दे कंडे उत्ते तुल बैठे हैं, ओ वेला हुण तुल बैठे हैं। सुबह अजान ते मंदिर घंटी इको टाइम पे सुनते सन, एक दूजे दियां रावां कंडे अपने हत्थी चुनते सन। हुण ते राह भी याद नहीं रहा, रुक बैठे हैं, ओ वेला हुण भुल बैठे हैं।
पर देर सवेर ते हो जाती है, देर सवेर ते हो जाती है, वेले को हाथ पा लेने जेड़ी लंघ गई साडी अगली चंगी निभा लेने मैं ना आखा ए दुनिया दसे असी रल मिल बैठे हैं ओ वेला हुण भुल बैठे हैं ओ वेला हुण भुल बैठे हैं ओ वेला हुण भुल बैठे हैं आवाज हमारे पास है, हम भेजना चाहेंगे। दादी बिल्कुल हमारी दादी International Theatre, Music Theatre Festival going jumbled in my head. It's okay.
ever witnessed in this play. Thank you for loving us. Thank you for showering us with so much love. Karachi is going to be imprinted in my soul forever. Wow. My team, they've written their own scripts. These are their lines. Oh, good. Wonderful. It's come from a time and space beyond you and me and beyond this universe. Oh. Who decided to have us as children. May we have Razak's father, Faraz's father, Majid's father. These three beautiful men are not in front of us today. They've left this plane. I dedicate this moment to them, our parents, and that one reason we're all together today, love.